हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए और क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण के खोजकर्ता न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन ने सबसे पहले ज्ञात किया कि आखिर ये गुरुत्वाकर्षण बल है क्या। तो अगर गुरुत्वाकर्षण की हम लोग परिभाषा देखें कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच उसके द्रव्यमानों के कारण एक आकर्षण बल लगता है। ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच उसके द्रव्यमानों के कारण एक आकर्षण बल लगता है। उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो उसके द्रव्यमान के कारण जो भी आकर्षण बल उन दोनों के बीच होगा, जैसे हम ये दो पिंड ले लेते हैं, ये एक पिंड लिए, मान लिए इसका द्रव्यमान क्या है? m1 है, और मान लिए इसका द्रव्यमान m2 है। तो इनके दोनों पिंडों का द्रव्यमान मान लिए m1 और m2। तो इन दोनों के द्रव्यमानों के कारण इसके बीच जो आकर्षण बल लगेगा, उस आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। ठीक है। इस संपूर्ण घटना का अध्ययन कर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया और साथ ही साथ अपना एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या गुरुत्वाकर्षण या इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। इस नियम में क्या बताया न्यूटन ने कि यदि कोई दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान मान लिए m1 तथा m2 है, और इसके बीच की दूरी अगर हम मान लेते हैं r है, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं? r है। तो सबसे पहले इस दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, उससे रिलेटेड दो बातें बताई। सबसे पहले बताया न्यूटन, दो द्रव्यमान वाले पिंडों के कारण जो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी F बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं, फोर्स को, तो गुरुत्वाकर्षण बल को भी यहाँ पे डिनोट करेंगे F से। तो इसके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा यानी F होगा, जो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये F जो होगा, ये बल होगा उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान यानी m1 और ये हो गया m2, इसके गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। पहला बात में क्या बताया कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होगा उसके बीच लगने वाला बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया कि इसके बीच का दूरी क्या माना गया यहाँ पे? r। तो इसके बीच के दूरी यानी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो यहाँ पर f होगा जो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका? 1/r² का, यानी उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बस यही क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसमें क्या बताया गया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जिसका परिमाण उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी उनके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या? समानुपाती, और उन पिंडों के बीच की दूरी, ये वाला दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसके बीच का दूरी जो r था उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? उसका गुरुत्वाकर्षण बल। इसी पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीका से देखें, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बोला गया है F इसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह इसका पहला पॉइंट है या पहला समीकरण है, इसको पहला समीकरण मान लिए। और ये जो उसके वर्ग, उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इसका दूसरा कथन था। इन दोनों को अगर हम मिला के समझे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो F होगा जो समानुपाती होगा किसका? m1 × m2 बटा r² का। ऐसे लिख सकते हैं हम इन दोनों समीकरणों को। क्या लिख सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2 बाई r²। अब क्या करते हैं, यहां से अगर समानुपाती का साइन हटा देते हैं, ये जो समानुपाती का साइन है इसको हटा देते हैं और यहाँ पे बराबर ले लेते हैं, तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, एक नियतांक लेना पड़ेगा। तो नियतांक के रूप में न्यूटन के द्वारा लिया जाता है कैपिटल G। इस समानुपाती के साइन हटाने के लिए यहाँ पे नियतांक के रूप में कैपिटल G लिया जाता है, और फिर क्या हो गया? m1 m2 बटा क्या हो जाएगा? r²। यानी F बराबर हमको मिलता है
कैपिटल जी इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर। देखिए F बराबर हमको क्या प्राप्त होता है, कैपिटल जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। जहां इस कैपिटल जी को क्या कहा जाता है, इस कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। इस कैपिटल जी का नाम दिया जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11। इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना दिया गया, 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11। और यह मान पूरे यूनिवर्स पर लागू होता है, पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। ये ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी पर के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण को दर्शाएगा, या चंद्रमा पर के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण को दर्शाएगा। ये संपूर्ण ब्रह्मांड पर लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण को दर्शाएगा या उस पर लागू होगा। इसलिए न्यूटन के इस गुरुत्वाकर्षण लॉ को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है, या सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। जहां इसमें ये जो कैपिटल जी आया, इसी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसका मान दिया गया 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11। अब इसका हम लोग एसआई मात्रक अगर निकाल लेते हैं, इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक निकाल लेते हैं, तो पहले फॉर्मूला पे विचार करेंगे। फॉर्मूला क्या मिला हमें, कैपिटल एफ बराबर कैपिटल जी इंटू m1 m2 बटे आर स्क्वायर। इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसमें कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन प्राप्त करना है, बीमा भी निकालना है और एसआई मात्रक भी निकालना है। तो पहले उससे पहले क्या करते हैं, कैपिटल जी का मान प्राप्त कर लेते हैं कि उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिए एफ है, ये यहां आ गया, तो एफ इंटू आर स्क्वायर, और ये इधर बटा में ले आते हैं तो बटा m1 इंटू m2 ऐसा हो जाएगा ना। यहां अगर कैपिटल जी का आप मान प्राप्त कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा m1 इंटू m2। तो कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए क्या मिला, f इंटू आर स्क्वायर बटा m1 m2 हो गया बटा में। तो अब हम लोग निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक, यानी कैपिटल जी का एसआई यूनिट। तो सबसे पहले यहाँ पे F है, F फॉर फोर्स, यानी ये बल को डिनोट कर रहा है। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, इंटू आर स्क्वायर। आर क्या था, दो पिंडों के बीच की दूरी थी, दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो ये मीटर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस मीटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में देखिए m1 इंटू m2 है। m1 मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 मतलब दूसरे पिंड का द्रव्यमान। तो पहले पिंड का द्रव्यमान है तो उसे आप केजी में ही मापेंगे, दूसरा पिंड का द्रव्यमान को भी आप एसआई यूनिट में मापेंगे तो केजी होगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये केजी और केजी क्या हो गया, केजी स्क्वायर। यानी आपसे कहा जाए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मान दिया हुआ कैपिटल जी का मान 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कि इसका बीमा क्या होगा। अब क्या प्राप्त कर लेते हैं, इसका बीमा। तो फिर से वही कैपिटल जी के लिए फॉर्मूला मिला था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए फॉर्मूला क्या मिला था, F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब इसके लिए कैपिटल जी का बीमा निकालना है तो डायमेंशन का साइन लगाएंगे। अगर इसके लिए आपको कैपिटल जी का बीमा निकालना है तो यहाँ पे डायमेंशन का साइन लगाएंगे, क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ जी, इसका मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अब डायमेंशन निकाल रहे हैं तो यहाँ भी इसका लगेगा बीमा, डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ m1 एंड डायमेंशन ऑफ m2। तो बल का बीमा हो जाएगा क्या, F है, F फॉर फोर्स, तो बल का बीमा तो याद होगा आपको mLT-2 इंटू आर स्क्वायर, आर फॉर आर दूरी को दर्शा रहा है ना, तो दूरी का बीमा क्या होगा, L जो लंबाई का बीमा होता है तो L स्क्वायर है, यानी L का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जिसको हम लोग L2 बोलेंगे, बटा में है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का बीमा M इंटू फिर से m2 यानी द्रव्यमान है, फिर से द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा m। ये देखिए यहाँ से m से m को अगर हम कैंसिल कर देते हैं ये दोनों को,
तो अब बच क्या जाता है, नीचे में एक m बचेगा, जो ऊपर जाएगा तो m पर पावर अब -1 हो जाएगा। यहाँ 1 होगा तो ये ऊपर जाएगा तो m पर पावर -1 हो जाएगा, इंटू क्या बच रहा है, ये l बच रहा था, ये l और ये L2 क्या हो गया, L3 और t-2 क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है m-1 L3 t-2। किसका ये बीमा मिला, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ये बीमा प्राप्त हुआ, m-1 L3 t-2। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा है। गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है, इसका गुण पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां तक समझ में आया होगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस फिगर से हम लोग समझेंगे थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण के प्रकृति के बारे में और उसके गुणों के बारे में। इस फिगर से हम लोग ये कुछ समझ पाएंगे। तो इसमें दर्शाया जा रहा है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ये चंद्रमा इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, ये मून है। अब इस पृथ्वी का भी कुछ द्रव्यमान है, इस पृथ्वी का भी अपना एक द्रव्यमान है और इस चंद्रमा का भी अपना एक द्रव्यमान है। तो इन दोनों ही पिंडों का कुछ न कुछ द्रव्यमान है, तो ये अपने अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। ये अपने अपने द्रव्यमान के कारण, ये पृथ्वी और चंद्रमा अपने अपने द्रव्यमान के कारण क्या करेगा, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएगा। उसी आकर्षण बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, इसके आकर्षण बल और इसके आकर्षण बल के कारण जो इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, उसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। तो ये हम उदाहरण जो दे रहे हैं पृथ्वी और चंद्रमा से रिलेटेड है। ब्रह्मांड का हर एक पिंड, चाहे वो सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला बल हो, चाहे वो बृहस्पति और पृथ्वी के बीच लगने वाला बल हो, या किसी उपग्रह के कारण पृथ्वी के बीच लगने वाला बल हो, ये सब कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, क्योंकि ये अपने एक दूसरे को अपने द्रव्यमानों के कारण आकर्षित कर रहे होते हैं। अब बात ये बनता है कि द्रव्यमान तो हमारा भी है, हम लोग का भी कुछ द्रव्यमान है, 60 केजी 65 केजी किसी किसी का द्रव्यमान है, तो क्या हम भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाते होंगे अपने द्रव्यमानों के कारण? तो गुरुत्वाकर्षण बल लागू ही कब होगा, जब किसी पिंड का द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान के कारण एक तरह से लगने वाला बल होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो बिल्कुल हम लोग का द्रव्यमान है तो हम लोग भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर कोई लड़का है, यहाँ पर कोई और एक और लड़का है, तो इसका भी कुछ द्रव्यमान है। मान लेते हैं ये 60 केजी का है, मान लेते हैं ये 70 केजी का है, ये दोनों का कुछ द्रव्यमान है। तो ये अपने अपने द्रव्यमान के कारण, साथ साथ ये भी मान लेते हैं कि ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। क्या मान लो 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये अपने अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे पर क्या लगा रहे होंगे, आकर्षण बल लगा रहे होंगे, जिस आकर्षण बल को आप क्या बोल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हैं। इसी आकर्षण बल को आप गुरुत्वाकर्षण बल बोल सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही वस्तुओं का द्रव्यमान, इन दोनों ही व्यक्तियों का द्रव्यमान बहुत ही कम है, एक 60 केजी एक 70 केजी। इस कारण इनको अनुभव नहीं होगा कि इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल या इनके बीच कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। जबकि ये जो हमारा पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, इन दोनों का द्रव्यमान इतना अधिक है कि ये एक दूसरे पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लागू करा रहे हैं ना, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है या गति कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हर एक पिंड के बीच लगता है। हर द्रव्यमान वाले वस्तु एक दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन जहां द्रव्यमान अधिक होगा वहां गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। अभी अभी आप लोग को हम बताएं ना कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है F बराबर कैपिटल G इंटू M1
m2/r²। यानी ये गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है उन वस्तुओं के द्रव्यमानों पर और उन पिंडों के बीच के दूरी पर। अगर उन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होगा, यानी m1 और m2 का मान अधिक होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा, क्योंकि F है जो डायरेक्टली क्या है, समानुपाती है इसका, m1 और m2 का समानुपाती है। तो जितने अधिक होंगे पिंड के द्रव्यमान, उतना ही उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। और जितने कम होंगे उस पिंड का द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान, उतना ही उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। लेकिन दूरी, इसके बीच का दूरी r है, ये दूरी पर भी निर्भर करता है। अगर इसके बीच का दूरी बढ़ा दिया जाए तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है जो इसके बीच के दूरी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। द्रव्यमानों के तो समानुपाती है, तो इसके बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा और घटने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी घटेगा। लेकिन दूरी का ये सीधा व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर दूरी बढ़ा दिया जाए दो पिंडों के बीच का तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट जाएगा, और अगर दूरी को घटा दिया जाए दो पिंडों के बीच का तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड कुछ इसके गुण देखते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति आकर्षक होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति होती है जो क्या होती है, आकर्षक होती है। जैसे बल दो प्रकार के लगते हैं मुख्यतः, एक आकर्षण बल हो गया और एक विकर्षण बल हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक आकर्षक या एक आकर्षण बल के रूप में ही कार्य करता है। ये कभी धक्का का अनुभव नहीं कराता, हमेशा अट्रैक्ट करता है, दूसरे वस्तुओं को खींचता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति हमेशा क्या होती है, आकर्षक होती है। दूसरा पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसे यह फर्क नहीं पड़ता है कि माध्यम ठोस है, द्रव है या गैस है या निर्वात है। गुरुत्वाकर्षण बल को माध्यम का, प्रकृति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारा सूर्य जो है और पृथ्वी है, ये दोनों के बीच में माध्यम क्या है, कुछ नहीं है, एक निर्वात है। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल कम लग रहा है वहां पे, तो वहां पे भी गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही सही से लागू होगा जहां पे कुछ माध्यम होगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट इसका उदाहरण देखते हैं। ये इसका नेक्स्ट उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में संरक्षी बल है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल एक किस प्रकार का बल है, संरक्षी बल है, अर्थात यह हमेशा संरक्षित होता है। यह एक केंद्रीय बल है जो दो निकाय पिंडों के द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, और यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक केंद्र की ओर आकर्षित करने वाला बल है, और यह हमेशा उसके बीच का जो दूरी होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी बढ़ाने से वो क्या हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी बढ़ाने से उसका मान क्या हो जाएगा, डायरेक्टली घटेगा, और दूरी घटाने से उसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आप लोग का कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो ओवरऑल सभी गुरुत्वीय पिंडों के बारे में चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मांड के सभी बलों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी, अगर इसको हम लोग पृथ्वी मान लें, तो पृथ्वी अपने द्रव्यमान के कारण अपने आसपास के वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है उस पर। तो उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। उसी बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल को गुरुत्व बल कहते हैं। इस गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी अपने अंदर के या अपने आसपास तक के वस्तुओं को जिस बल से आकर्षित करती है, जिस गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है, उस बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। और उस गुरुत्व बल को आकर्षित करने में, उस बल को लगाने में जो त्वरण उत्पन्न करती है ना, उस त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल g से सूचित करते हैं।
और स्मॉल जी का मान होता है पृथ्वी के लिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी पृथ्वी अगर किसी वस्तु को खींचे तो वो कितना का त्वरण लगाएगा उस पर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उस पर लागू करेगा। अब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और अन्य ग्रहों का गुरुत्वीय त्वरण समान होगा या अलग होगा? जैसे अभी हम क्या बोले कि कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, तो ये इसका मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो इसका मान ओवरऑल है, क्योंकि ये न्यूटन का दिया हुआ जो नियम था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, उसमें कैपिटल जी जो लिया जाता है इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और ये यूनिवर्सल लॉ है, ये पूरे ब्रह्मांड में समान होगा। लेकिन स्मॉल जी का मान हर ग्रहों के लिए, हर उपग्रहों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। स्मॉल जी का मान जैसे यहाँ पृथ्वी के लिए कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि सभी ग्रह का अलग अलग होता है। किसी अधिक द्रव्यमान वाला कोई ग्रह होगा तो उसका गुरुत्वीय त्वरण और अधिक होगा, किसी ग्रह या उपग्रह का द्रव्यमान कम होगा तो वहां का गुरुत्वीय त्वरण और क्या होगा, कम होगा। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की अपेक्षा काफी छोटा है, तो चंद्रमा हमारा एकमात्र उपग्रह है, तो उसका जो होता है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के उपग्रह से, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से काफी कम होता है। यानी पृथ्वी का 9.8 है ना, तो इससे उसका गुरुत्वीय त्वरण काफी क्या होता है, कम होता है। तो ये गुरुत्वीय त्वरण प्रत्येक ग्रह या उपग्रह का अलग अलग होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड के लिए समान होता है। अब यहां से बात यह है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान में परिवर्तन होगा या नहीं होगा। यहां से सबसे पहले अगर आप इक्वेशन से भी समझें तो अभी आप लोग पढ़े थे क्या, F बराबर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल लॉ का बात कर रहे हैं। F बराबर क्या पढ़े थे, कैपिटल जी, F बराबर पढ़े थे कैपिटल G इंटू M1 M2 बटा क्या, आर स्क्वायर। वही गुरुत्वाकर्षण, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए ये फॉर्मूला हो गया कैपिटल जी को लेते हुए। वही अगर हम बात करें पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग स्मॉल जी कहते हैं, तो बल बराबर होता है क्या, m इंटू ए होता है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण, तो m इंटू ए तो होता है। लेकिन यहाँ पे अगर पृथ्वी के द्वारा खिंचाव लग रहा है, पृथ्वी किसी वस्तु, जैसे ये पेन को अगर यहाँ से हम छोड़े तो पृथ्वी इसको क्या करेगा, नीचे की ओर खींचेगा। हर एक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, तो वो जिस त्वरण से आकर्षित करता है उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी स्मॉल जी कहते हैं। और उसके कारण जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, उस वस्तु का द्रव्यमान और वहां के गुरुत्वीय त्वरण यानी F बराबर mg हो जाएगा। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं, दोनों समीकरणों से ध्यान देंगे, दोनों का LHS बराबर है, तो हमारा क्या मिल जाएगा यहां से, कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर, और इधर से अगर इसको M1 मान लें तो इधर से बच जाएगा, इधर का LHS भी बराबर है, तो यहां हो जाएगा M1 इंटू G। M1 से M1 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा मेरा, स्मॉल जी के बराबर, स्मॉल जी बराबर बच रहा है कैपिटल जी यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक इंटू M2 यानी किसी एक वस्तु का या किसी एक पिंड का द्रव्यमान, और बटा आर स्क्वायर। तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर। देखिए स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर, जहां आर होगा जो पृथ्वी की त्रिज्या होगा, इसीलिए पृथ्वी की त्रिज्या के लिए इसको आर ई लिखते हैं। देखिए आर ई से पृथ्वी की त्रिज्या को दर्शाया जाता है और एम ई से पृथ्वी के द्रव्यमान को दर्शाया जाता है। तो ई मतलब मास ऑफ अर्थ, आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। तो ये पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए हुआ। अब पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान हर जगह पृथ्वी पर समान रहता है या अलग अलग जगहों पर यह बदलते रहता है, तो आइए उस पर हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, यहां पर हेडिंग है हम लोग का पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट बनते हैं कि पृथ्वी के तल से या धरती तल से ऊंचाई बढ़ने पर, देखिए ऊंचाई के कारण यानी ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा या घटेगा।
क्वेश्चन और बनता है कि गहराई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा या घटेगा। या क्वेश्चन बनता है ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, या भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। इस तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब जो दिया हुआ है इस पे ध्यान नहीं देना है। अभी आप जो बता रहे हैं थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए, चारों का चारों पॉइंट एक साथ क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो कि ये पृथ्वी है, मान लिए कि ये क्या है, पृथ्वी है। अगर हम मान लेते हैं ऐसा कि इस पृथ्वी के बीचों बीच एक चुंबक दिया हुआ है, इस पृथ्वी के बीचों बीच क्या दिया हुआ है, एक चुंबक। ऐसा है नहीं, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं ताकि ये चारों पॉइंट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि सोचना है कि पृथ्वी के बीच में सच में एक बड़ा सा चुंबक है। इसको हम लोग मान के चलेंगे और इस तरह से सोचेंगे तो ये चारों पॉइंट जो बड़े बड़े समीकरण से भी समझ में शायद आपको नहीं आएगा, वो यहां से क्लियर हो जाएगा। तो ये चुंबक मान लिए। अब यहां से इमेजिन करना है कि ये धरती तल है, ये चुंबक ही है जो क्या है, धरती तल है। अब इस धरती तल से अगर आप ऊपर जाएंगे, इस धरती तल से आप ऊपर जाएंगे तो ये चुंबक, कोई भी वस्तु इस धरती तल से जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये चुंबक क्या करेगा, उस पर ज्यादा बल लगा पाएगा क्या और कम बल लगा पाएगा। तो चुंबक से अगर कोई वस्तु दूर जाएगा तो बल तो अब कम लगेगा धीरे धीरे, यानी ऊंचाई बढ़ाने पर, यह धरती तल से क्या है, ऊंचाई है, यह धरती तल से ऊंचाई है। तो ऊंचाई बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। अगर ऊंचाई बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। कैसे क्लियर हुआ, ये चुंबक है अगर, तो इस चुंबक से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, मतलब क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने से जी का मान घटेगा। उस तरह से अब गहराई बढ़ने पर, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, गहराई बढ़ने पर। तो गहराई मतलब इस, यहां से, ये तो धरती तल है तो यहां से नीचे जाना है। अब तो यहां से अगर अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इस चुंबक से फिर क्या होता जाएगा, गहराई बढ़ता जाएगा, यानी धीरे धीरे इससे दूर होते जाएंगे। तो फिर आप चुंबक से दूर ही होते जा रहे हैं, तो फिर चुंबक से जैसे जैसे दूर होंगे तो चुंबक और अच्छा से खींच पाएगा कि कम बल लगाएगा। तो चुंबक से दूरी बढ़ेगा तो कम बल लगेगा, यानी गहराई बढ़ने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, घटेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं पोल मान लेते हैं, ध्रुव मान लेते हैं। मान लिए जैसे ये चुंबक का ध्रुव है, दो ध्रुव, नॉर्थ और साउथ, तो इसको भी हम लोग पृथ्वी का दो ध्रुव मान के चलते हैं। मान लिए कि पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, ठीक है। तो इस पृथ्वी के दो ध्रुवों पर क्या होगा, अगर यहां पर कोई वस्तु आके खड़ा हो जाए या यहां पर कोई वस्तु हो तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान और ज्यादा लगेगा क्या और कम लगेगा। तो अब चुंबक के बेसिस पर ही सोचना है कि चुंबक के आकर्षण बल का मान सबसे अधिक कहां होता है, उसके ध्रुवों पर होता है। तो अगर इस ध्रुव पर आ जाएंगे या यहां पर आ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान तो और बढ़ जाएगा, और ज्यादा बल लगाएगा। तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे क्या होता है, अधिक होता है। सबसे अधिक कहा जाए तो ध्रुवों पर होता है। अब अगर कोई वस्तु यहां पे आ जाए, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य वाले हिस्सा में, तो चुंबक के मध्य में जो सेंटर होता है ना, वहां पे आकर्षण बल सबसे कम लगता है। तो मध्य में रहेगा, बीच में रहेगा तो बल तो अब कम लगेगा। तो बल कम लगेगा यानी अब वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम हो जाएगा। बस इतना से आपका चारों पॉइंट क्लियर हो जाता है कि कब गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा और कब घटेगा, कहां गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा और कहां न्यूनतम होगा। अब इसी बात को हम लोग यहां पे नोट कर लेंगे। गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो ये चार पॉइंट याद रखना है। पहला ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ने पर। दूसरा क्या हो गया, गहराई, गहराई बढ़ने पर, ये पहला हो गया, ये दूसरा। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है ध्रुवों पर, और चौथा है भूमध्य रेखा पर। बस ये चारों पॉइंट पे अब हम लोग विचार करते हैं किस पे अधिक होगा, किस पे कम होगा। जो तो ऊंचाई बढ़ने पर, अभी फिर से वही फिगर के बारे में सोचना है आराम से कि ऊंचाई बढ़ने पर चुंबक से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं, तो दूर जाने का मतलब और कम बल लगेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। ये क्या
गुरुत्वीय त्वरण पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा उसका मान घटेगा। अगर गहराई बढ़ेगा तो फिर गहराई बढ़ेगा तो चुंबक से धीरे धीरे हम लोग दूर चले जाएंगे, तो फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान फिर से क्या होगा, घटेगा। ध्रुवों पर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक लगेगा, क्योंकि चुंबक तो ध्रुवों पर ही अधिक खींचता है, तो यहाँ पर ध्रुवों पर क्या होगा, सबसे अधिक होगा, एकदम अधिकतम होगा। और भूमध्य रेखा पर यानी बिल्कुल बीच वाले हिस्से पर क्या होगा, न्यूनतम होगा, बीच वाले हिस्से पर न्यूनतम होगा। बस यही 4 पॉइंट है कि गुरुत्वीय त्वरण कहां पर कैसे होगा, कहां बढ़ेगा, कहां घटेगा, और कहां सबसे अधिकतम होगा और कहां सबसे न्यूनतम होगा। इसका मतलब ये नहीं मान के चलना है आपको कि पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबक ही है, ये एक बस लॉजिक था जिससे आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ये देखिए, ये गहराई के कारण, सबसे पहला पॉइंट हमारा था ऊंचाई के कारण, तो यहाँ पर क्या था, ऊंचाई के बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है, हम लोग भी अभी प्राप्त किए, कमी आ रहा था। गहराई के कारण, तो गहराई बढ़ने से भी क्या होता है, मान घटता है। देखिए, गहराई बढ़ने के साथ भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तो इस प्रकार आप चारों पॉइंट याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में अच्छा से समझ में आया होगा, साथ साथ ये भी समझ पाए होंगे कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किस प्रकार बढ़ता या घटता है। और इसके अलावा अगर पूरे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अगर किसी वस्तु पर जो बल लगाता है उस बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, और साथ साथ अगर पृथ्वी बाहर के किसी वस्तुओं पर बल लगा रहे, या कोई दो अन्य आकाशीय पिंडों के बीच बल लग रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया, जो कि यूनिवर्सल है, ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं पर निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।